नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बातम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और फिर दोबारा से मैं एक तीसरी स्लाइड लेके आया हूं आपको, तीसरी क्लास करंट अफेयर्स की। और जल्दी से जल्दी आपको और भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको रोज़ करंट अफेयर्स अवेलेबल करा सकूं। ठीक है, आज का शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। अतुल भारत की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को 3 नई भाषाओं में लॉन्च किया गया है और ये 3 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि अतुल भारत की वेबसाइट को कितने भाषाओं में लॉन्च किया गया है, बेटा 3 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। ठीक है, पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, पर्यटन मंत्री, देखो प्रहलाद को अगर याद करना है, पर्यटन मंत्री को याद करना है, तो लॉजिक देखो, प्रहलाद को देखने के लिए पर्यटक आ रहे हैं और ये हमारी संस्कृति में है। सोचे होलिका दहन हो रहा था, होलिका दहन के समय कुछ पर्यटक हमारी संस्कृति को देखने आए, प्रहलाद को देखने आए, ये कैसे होलिका दहन करते हैं, किस तरीके से मूर्ति को रखते हैं। बुआ की गोद में प्रहलाद रखा हुआ है, अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, तो पर्यटक देखने के लिए आते हैं। पर्यटन संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। दिल्ली में अतुल भारत वेबसाइट और मोबाइल ऐप के बहुभाषी अलग अलग भाषा संस्करण को उन्होंने लॉन्च किया है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट लॉन्च ऑफ मल्टी लैंग्वेज वर्जन। ठीक है, 2 मार्च द अशोक होटल और न्यू दिल्ली। तो कहने का मतलब ये गवर्नमेंट का एक अतुल भारत को लेके एक जो वेबसाइट है, जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसको 3 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। अब वो देखो 3 भाषाएं और आगे पढ़ देते हैं। अतुल भारत वेबसाइट और मोबाइल ऐप के इस नए संस्करण से 3 नई भाषाएं, कौन कौन सी? चीनी, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, इसको अपन चाय से याद करेंगे, चाय से, चास। ठीक है, चा से चीनी, आ से अरबी, सा से स्पेनिश। ठीक है, तो चाय से याद कर लेंगे, चाय से याद कर लो, चा अ से याद कर लो, चा अ से। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं इसमें? चा अ से, तो चा से बन गया चीनी, आ से बन गया अरबी और से बन गया स्पेनिश। तो चीनी है, अरबी है, स्पेनिश में इसलिए बता रहा हूँ, इसमें केवल 2 फैक्ट अपन निकाल के रख रहे हैं। 2 फैक्ट तो 3 भी बना सकते हो, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। एक क्वेश्चन तो ये कि पर्यटन संस्कृति मंत्री कौन है, तो पर्यटन संस्कृति मंत्री जो है वो प्रहलाद सिंह पटेल है। दूसरा क्वेश्चन ये कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया? बेटा 3 भाषाओं में लॉन्च किया गया। तो बोले 3 भाषाएं कौन कौन सी? च अ से, चाय से याद करेंगे, च से चीनी, आ से अरबी और सा से स्पेनिश बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अपन, यहां तक का आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में एक नई विधान प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में एक नई विधान प्रक्रिया शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने केंद्र सरकार को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ई विधान प्रक्रिया लागू करी है। कौन सी प्रक्रिया लागू करी है बच्चों? ई विधान प्रक्रिया लागू की है। तो डिजिटल इंडिया का मतलब यही होता है कि डिजिटल इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें अपडेट की जाएं जो कहीं ना कहीं एक उससे रिलेटेड हो, क्या बोलते हो, उससे कहीं ना कहीं डिजिटल तकनीक से, इंटरनेट से रिलेटेड हो। तो जिसमें अब सदन की प्रत्येक कार्रवाई बिना कागज के इस्तेमाल की जाएगी और ई विधान परियोजना के लागू होने के साथ ही अब विधायक विधानसभा से संबंधित सभी जानकारी, व्यवसाय की सूची और सदन के कार्रवाई से संबंधित प्रश्न और अन्य दस्तावेज अपने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के माध्यम से देख एवं पढ़ सकेंगे। यानी कि कुछ एक जो काम होगा वो पूरा ई माध्यम से होगा। और इसमें अगर देखा जाए एक में आपको कहीं ना कहीं पहले जो कागज़ों का इस्तेमाल करते थे, आप जानते हैं कि हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था है, ख़ासतौर से हमारे संसद में ऐसी व्यवस्था है कि इतना पैसा खर्च होता नहीं है जितना खर्च किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक सांसद को मोबाइल से बात करने के लिए इतना सारा पैसा मिलता है, जबकि वो चाहे तो जियो की सिम डलवा के और बढ़िया आराम से मैनेज करता। कहने का मतलब उनको उसका भी चार्ज मिलता है। तो ये विधानसभा कहीं ना कहीं उन्होंने सोच समझ के ई विधानसभा की शुरुआत की है और ई विधानसभा की शुरुआत करने से कहीं ना कहीं काफ़ी करोड़ों रुपए का फायदा उनको मिल चुका है। ऐसा ई विधानसभा के बारे में हमने आगे एक बार फैक्ट पढ़ा था न्यूज़पेपर के अनुसार, जिसमें ऐसा बताया गया था कि ऐसा फैसला लेने से काफ़ी कुछ करोड़ों रुपए का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है,
अब जो भी हो, लेकिन बेनिफिट है, ई विधान प्रक्रिया बहुत आसान भी है, सुरक्षित भी है और कहीं ना कहीं एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने वाली है। तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा, अब इसमें जो क्वेश्चन बना देगा वो बनाएगा स्टेट से, ठीक है। अभी हाल ही में विधानसभा में नई विधान प्रक्रिया शुरू की गई है या ई विधानसभा को बढ़ावा दिया गया है। तो आप ये बताएंगे भैया कौन सी विधानसभा है या कौन से राज्य है, तो हमारा जो आंसर होगा बेटा कौन सा होगा, वो होगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल को अरुण से याद कर लेना, अरुणाचल को किससे याद करोगे, अरुण से याद कर लेना। ऐसा लगेगा कि जैसे अरुण का दोस्त बोल रहा है अरुण आचल, ठीक है, अरुणाचल बोले, अरुणाचल बोले कहाँ चल, बोले अरुण आचल, अपन ऐसा अपन विधानसभा चलते हैं। आज मैंने सुना है विधानसभा के अंदर कोई कागज का इस्तेमाल नहीं होगा, विधानसभा में सीधा, समझ रहे हो, लैपटॉप का इस्तेमाल होगा और ई विधानसभा लगेगी। अरुणाचल यार देख के आते हैं कैसा लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी जो कोरोना की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी त्रासदी है, एक महामारी बोलेंगे अपन एक प्रकार की, और इसकी वजह से जितनी भी मीटिंग हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से वर्चुअल मीटिंग हो रही है। वर्चुअल मीटिंग का मतलब ये है कि व्यक्ति घर बैठा हुआ है या अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, उसको ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है और एक टेक्नोलॉजी के द्वारा वो लाइव एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो मीटिंग ले रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अपन, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगला फैक्ट है, अमित शाह ने कलकत्ता में एनएसजी के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया है। तो एनएसजी का एक रीजनल हब है, उसका उद्घाटन किया, किसने किया, अमित शाह जी ने किया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में, जो हमारे लिए जो क्वेश्चन निकल के आएगा, ठीक है, वो कलकत्ता में निकल के आएगा क्योंकि अमित शाह ने एनएसजी के रीजनल हब की स्थापना की है। और एनएसजी मतलब एक जो एनएसजी है एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अपन जिसे बोलते हैं, एनएसजी की स्थापना हुई थी 1984 में, ठीक है। एनएसजी कमांडो होते हैं और एनएसजी कमांडो को पहली बार जो कसाब का हमला हुआ था हमारे यहाँ 26/11 का, उस हमले में पहली बार एनएसजी कमांडो को देखा गया था, जिसमें मुंबई ताज होटल पर हमला करके उसको कहीं ना कहीं उसको जला दिया गया, जलाने का प्रयास किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। तो गृह मंत्री के बारे में लिखा हुआ है कि जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य बहादुर एनएसजी जवानों को उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही उन्होंने एनएसजी के लिए कलकत्ता, मानेसर, चेन्नई और मुंबई में 245 करोड़ रुपए की विविध कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हाल ही में ये बताएं, अभी हाल ही में भारत में एक एनएसजी के रीजनल हब की शुरुआत की गई है या उसका उद्घाटन किया गया है। तो वो कहाँ पर किया गया है, तो वो उद्घाटन किया है पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। तो हमारे लिए ये कलकत्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा याद करने के लिए, क्योंकि ये दिल्ली में नहीं है। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, कलकत्ता में किया गया है। तो अपन को याद रखना है पश्चिम बंगाल कलकत्ता में एक रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया गया है और वो अमित शाह के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया पश्चिम बंगाल कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता को याद रखेंगे। अब कोई भी आतंकवादी किसी को भी परेशान करता है या कहीं पर वो आतंकवादी दिखाई देता है तो कोई आम व्यक्ति हाल की हाल एनएसजी को कॉल करता है। किसको कॉल करता है, एनएसजी को कॉल करता है। तो एक कनेक्टिविटी बना लेना, वो एनएसजी को कॉल करता है। कॉल करता है यानी कि कलकत्ता किसको कॉल करता है, बोले एनएसजी को कॉल करता है, ठीक है। अब कोई भी परेशानी आती है, कोई भी मुंबई हमला होता है, कोई भी दिक्कत आती है तो सीधा वो एनएसजी के कमांडो को कॉल करता है। कॉल करता है यानी कि कलकत्ता अपन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने आर्मेनिया के साथ 40 मिलियन यूएसडी के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। भारत ने आर्मेनिया के साथ, देखो आर्मेनिया क्या शब्द दिख रहा है अपन को, आर्मेनिया एक देश है, आर्मेनिया, ठीक है। आर्मेनिया एक देश है और इस देश की कैपिटल है येरेवान। इस देश की कैपिटल है येरेवान, ठीक है। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है, येरेवान। याद करा दूं मैं इसकी कैपिटल, आर्मेनिया। आर्मेनिया देखो ऐसे बोलेंगे आर्मेनिया, यार
मैं नहीं आ रहा हूँ। बोला तू क्यों नहीं आ रहा? अच्छा क्यों नहीं आ रहा भैया? तेरे पता है अपने दोस्त के यहाँ वो उसके भाई की शादी है, हम सब जा रहे हैं, तू चल रहा है कि नहीं चल रहा? वो कह यार मैं नहीं आ रहा। आर्मेनिया यार मैं नहीं आ रहा। बोला क्यों नहीं आ रहा? अरे तेरे को पता नहीं है, उसके भाई ने मेरी येरेवान, येरेवान का मतलब वही येरेवान गिलेवान बोलते हैं देसी भाषा में, उसने मेरी गलेवान पकड़ ली थी, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी और मैं नहीं आऊँगा, है ना। और यूं यूं करके रो रहे, यूरो चलता है यहाँ पर, करेंसी यहाँ की यूरो है, ठीक है। और यूं रोने लगा, वो यूं रोने लगा, फूट फूट के भावुक हो गया। तो कहने का मतलब मैंने आपको ये याद करा दिया कि आप याद कर सकते हो कि आर्मेनिया की कैपिटल जो है वो क्या है? येरेवान है, ठीक है। आर्मेनिया के साथ में भारत ने एक 40 मिलियन यूएसडी के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। 40 मिलियन यूएसडी के, यूरो का अंतर्गत 40 मिलियन यूएसडी के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए भारत ने। किसके साथ किए हैं? आर्मेनिया। एक अलग ही देश है, अभी तक रूस से कर ले ठीक है, अमेरिका से कर ले ठीक है, दूसरे देशों से कर ले चलेगा, लेकिन एक अलग ही बात हो गई, किससे किया है बेटा? आर्मेनिया से, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। भारत ने यूरोप में आर्मेनिया को 4 स्वदेशी निर्मित रडार हथियारों का पता लगाने में सक्षम की आपूर्ति करने का रक्षा सौदा किया है। भारत ने यूरोप में आर्मेनिया को 4 स्वदेशी निर्मित रडार तकनीक, समझते हो जो रडार तकनीक होती है, अंतरिक्ष में कोई भी अगर ऐसी कोई चीज दिखाई दे, मतलब कोई भी चीज जो दिख नहीं रही है लेकिन अंतरिक्ष में है, ज्यादा ऊंचाई पर है, तो ये जो रडार लगे होते हैं, जैसे कि आपको एक जो आपने देखा होगा एक एक छतरी टाइप की लगी रहती है जो आर्मी की गाड़ी वगैरह रहती है, तो उसमें वो ऐसे घूमता भी रहता है थोड़ा सा, तो वो क्या करता है, पूरा एक जीपीएस तकनीक से लैस होता है और वो कहीं ना कहीं कोई भी अगर अंतरिक्ष में अभी कोई ऐसा फाइटर प्लेन निकले जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो है, तो उसकी सूचना हमें मिल जाती है। तो रडार हथियारों का पता लगाने में सक्षम आपूर्ति करने का एक सौदा किया गया। यह सौदा 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है और सरकार ने यह कदम देश की रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाया है और यह सौदा रक्षा क्षेत्र के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना गया है। तो भारत ने यूरोप में आर्मेनिया को 4 स्वदेशी निर्मित रडार हथियारों का पता लगाने में सक्षम की आपूर्ति करने का एक रक्षा सौदा किया है और यह रक्षा सौदा है 40 मिलियन यूएसडी के रक्षा सौदा किया है। वो किस देश से किया है? आर्मेनिया से किया है, तो इसको याद रख लेंगे, ठीक है। और लिखा है स्वाति वेपन्स लोकेटिंग रडार। तो रडार तकनीक क्या होती है? रडार तकनीक जो होती है अंतरिक्ष में कोई भी ऐसी कोई चीज हो तो उसका पता लगाने में मदद करती है, ठीक है। तो हमने आर्मेनिया से रक्षा सौदा किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भुवनेश्वर में पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का शुभारंभ हुआ। तो भैया भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की कैपिटल है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में एक पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का समापन हो गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न इंडिया विश्वविद्यालय खेल संपन्न जो हुए थे, इन खेलों में चंडीगढ़ के, कौन सा शहर दिख रहा है बेटा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय ने 17 स्वर्ण, 19 रजत और 10 कांस्य पदक सहित कुल 46 पदक जीतकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। साथ ही इन खेलों में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय दूसरे और पटियाला या पंजाबी विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर आ। कहने का मतलब क्या है कि अपन को केवल ज़्यादा इसमें ना जाते हुए इतना याद रखेंगे, विजेता कौन सा रहा है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का जो पंजाब विश्वविद्यालय है उसने कुल कितने मेडल जीते हैं बेटा? 46 मेडल जीते हैं, जिनमें से लगभग 17 उन्होंने स्वर्ण जीते हैं, 19 उन्होंने रजत जीते हैं और 10 उन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना सकता है पेपर के अंदर? अभी हाल ही में खेलो इंडिया के तहत एक विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में कौन सी टीम विजेता बनी है, या इसमें किसने जीत हासिल की है, या इसमें किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो हमारा आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय 17 स्वर्ण, 19 रजत और 10 कांस्य पदक सहित 46 पदक जीतकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है। तो अपन को इसको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है।
यहां तक का क्लियर हुआ? अपन आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाते हैं बेटा। कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। और ये जो दिवस है अपने आप में बड़ा विशेष है, ठीक है, क्योंकि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। तो वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च। विश्व स्तर पर हर साल 3 मार्च को पृथ्वी पर मौजूदा वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुंदरता और विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और विश्व वन्यजीव दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वन्यजीव के संरक्षण की दिशा में जागरूकता, सहयोग, समन्वय स्थापित करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है तो जीव जंतुओं को बचाने के लिए दिवस मनाते हैं। लेकिन जीव जंतु के पैर कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। बस एक पैर कम कर देना तो 3 पैर हो जाएंगे। मतलब अपन को याद करने के लिए एक पैर कम कर देना, और एक पैर कम करेंगे तो 3 बचेंगे, और 3 से मार्च याद आ जाएगा। तो यानी कि डेट जो होगी आपकी 3 होगी, और तीसरा मंथ होगा यानी कि मार्च। 3 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। वर्ल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसी में अगर देखा जाए तो इस साल की विश्व वन्यजीव दिवस का जो विषय है, ठीक है, तो क्या है? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी कभी क्या होता है, अब समय बदल रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें पेपर के अंदर केवल वो दिवस पूछे कि बताओ ये दिवस किस डेट को मनाते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है वो ऐसा पूछ ले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो दिवस पूछते हैं तो वहां तक का ये ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं कि अभी हाल ही में ये जो दिवस मनाया गया था, इस दिवस का विषय क्या था। क्योंकि मैं इस चीज को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ। 3 मार्च तो तुम्हें 1 सेकंड में याद हो गया, मैंने लॉजिक बता दिया। 4 पैर होते हैं जीवों के, एक पैर कम कर दो तो 3 बचे, तो 3 तारीख हो गई, और मार्च आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसी के अलावा अगर देखा जाए तो इसका विषय क्या था? इसका विषय था कि पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखें, सस्टेनेबल, स्टेबल, मतलब उनको बनाए रखें, पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखें यार, उनको मारे नहीं, उन पर कोई अत्याचार ना करें, ठीक है। तो याद रखना है, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना, इसका एक उन्होंने विषय रखा था, ठीक है। विश्व हियरिंग दिवस भी होता है बेटा। हियरिंग दिवस, हियरिंग यानी सुनना। जैसे कि अपन राइट साइड में इमेज देख रहे हैं तो राइट साइड में एक कान बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर हियरिंग दिवस होता है यानी सुनने के लिए भी एक दिवस मनाया जाता है। और जब आपसे बोला कि वन्य जीवों की सुरक्षा करें और उनके लिए सोच, मतलब उनके लिए कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करें, तो इस चीज़ को आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो इस चीज़ को? हियरिंग कर रहे हो। तो 3 मार्च को तो मना लिया विश्व वन्य जीव दिवस, और 3 मार्च को ही मना लिया हियरिंग दिवस, क्योंकि इस बात को हम बहुत अच्छे से, बहुत गौर से सुन रहे हैं, ठीक है। तो विश्व हियरिंग दिवस या वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इस चीज को आप याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि इसमें विश्व स्तर पर हर साल 3 मार्च को बहरेपन और सुनवाई की हानि को रोकने और दुनिया भर में कान और सुनने की क्षमता की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयासों पर विश्व हियरिंग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में ये मनाया गया है, और विश्व हियरिंग दिवस का जो विषय रखा गया, हियरिंग फॉर लाइफ, ठीक है। सुनना एक जिंदगी के लिए, सुनना बहुत जरूरी है, अगर सुनेंगे नहीं तो ये समझ लो आधी अधूरी जिंदगी है उस इंसान की। डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक चीज़ है सुनना, कि हम अच्छे से सुने, और हम अगर उसे अच्छे से सुनते हैं तो अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो इसका जो विषय रखा गया था, हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू, ठीक है, ये इसका विषय रखा गया था। और हियरिंग दिवस जो मनाया जाता है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, जी हमने आपने पहले भी मतलब एक बार और बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के ऋषिकेश में आरंभ हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। अच्छा फैक्ट है,
आपको मालूम है कि 21 मार्च को 21 मार्च को हम योग दिवस मनाते हैं। और ये जो योग दिवस होता है बेटा राष्ट्रीय नहीं होता, ये अंतर्राष्ट्रीय होता है, यानी पूरी दुनिया में इस दिवस को मनाया जाता है। 21 जून नीचे लिखा हुआ है, 21 जून है वो, मैंने ऊपर मार्च चल रहा था तो इसलिए मैंने, ठीक है, 21 जून नीचे भी लिखा हुआ है। 21 जून को पूरी दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में, हरिद्वार में नहीं है, कहां पर है, ऋषिकेश में आरंभ हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। हो सकता है यहां से भी ये क्वेश्चन बना दे कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखते हुए एक योग दिवस मनाया गया था, तो ये कहां पर मनाया गया था, तो ये मनाया गया था, ठीक है, ऋषिकेश। अब देखो सिंपल है, हम देखते हैं योगा करते हुए किसको, रामदेव बाबा को। जब रामदेव बाबा को योग करते हुए दिखते हैं तो उनके जो हम केस दिखते हैं, हमें केस योगा करते हुए, कभी आप देखना उनका एक पतंजलि का फोटो होगा और उनके केस कैसे होंगे, ऋषि जैसे केस होंगे, ऋषि केस, और वो अपन को योगा सिखा रहे होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया था, तो उसमें ये कहाँ पर मनाया गया, तो ये मनाया गया बेटा ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में आरंभ हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, और इसका संबंध जो है उत्तराखंड के, ऋषिकेश उत्तराखंड में आता है, इतना तो अपन को नॉलेज है, बस जगह का याद रखना, ऋषिकेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया, और सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में 11 देशों के योग शिक्षक और चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। और इस योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में हर साल 1 मार्च से 7 मार्च तक किया जाता है। तो 1 मार्च से 7 मार्च तक किया जाता है, तो ये हर साल किया जाता है, तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन योग दिवस तो भैया अपन कब मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं हम 21 जून को, लेकिन 1 मार्च से 7 मार्च को ऋषिकेश में एक योग महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। तो अपन इसको जरूर याद रखेंगे, इस डेट को याद रखेंगे। कोई जरूरी नहीं है पेपर के अंदर हमें केवल यही पूछे कि कब मनाते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि महोत्सव कब से कब तक आयोजित होता है। 1 मार्च से 7 मार्च, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, 1 मई से 7 मई, 1 जून से 7 जून, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अपन को वो ध्यान रखना है। दूसरा फिर लिखा हुआ है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, बेबी रानी मौर्य, तो वो है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट, केंद्र ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, तो भैया केंद्र ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। आपको मालूम है ये चंबल अभयारण्य है और इसमें घड़ियालों का, मगरमच्छ, वैसे मगरमच्छ है ये, लेकिन घड़ियालों का इसमें संरक्षण किया जाता है। मगरमच्छ की प्रजाति होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका जो मुंह होता है ना वो थोड़ा लंबा होता है, उसको अपन बोलते हैं घड़ियाल। हालांकि ये जो इमेज है ये तो मगरमच्छ की है। तो केंद्र ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो अपन इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसमें देखो गंगा डॉल्फिन का घर कहे जाने वाले और अत्यंत लुप्तप्राय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध इस अभयारण्य में घड़ियालों की कुल 75% आबादी पाई जाती है। साथ ही यहाँ प्रवासी पक्षी और ताज़ा पानी में पाए जाने वाली गंगा डॉल्फिन की लगभग 180 प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो देखो भाई सिंपल है, अपन इसको याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया है। तो पारिस्थितिक रूप से जो संवेदनशील घोषित किया है तो वो किसको किया है, चंबल अभयारण्य को। चंबल अभयारण्य में कहीं ना कहीं डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जाता है। केन घड़ियाल अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य, एक गांधी सागर अभयारण्य। ठीक है, ये 2-3 हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये यहाँ पर घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, जिसमें सबसे मेन है आपका चंबल घड़ियाल अभयारण्य। कौन सा, चंबल घड़ियाल अभयारण्य। हालांकि
मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है एमपी का, ठीक है, वो है नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य जो कि सागर में है, ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा है बेटा राला मंडल। राला मंडल मध्य प्रदेश में, राला मंडल कहाँ पर है? इंदौर में, ठीक है। और ये सबसे छोटा है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड था इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। यहां तक का क्लियर हुआ। अगला देखते हैं बेटे जल्दी से। पुणे में 2021 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की करेगा मेजबानी। मतलब भारत जो है हमारा, भारत जो है वो पुणे में 2021 में होने वाली 108वें क्रम की भारतीय विज्ञान कांग्रेस की करेगा मेजबानी। यानी कि ये जो मीटिंग होगी ये हमारे भारत में होगी, ठीक है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने घोषणा की है कि पुणे अगले साल 3 से 7 जनवरी को, 3 से 7 जनवरी को अगली साल भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वर्ष 2021 के IASCA का जो विषय होगा वो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल। इस विषय को भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल, यानी कि हमें एक स्थिरता रखने के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है, जरूरी है। तो मेन है कहीं ना कहीं अपन इसको याद रखें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल, इस शब्द को भी याद रखें। और डेवलपमेंट विथ वुमेन इम्प्रूवमेंट होगा, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करते हुए सभी समुदाय के आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेश पर केंद्रित होगा। साथ ही इसमें सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने पर भी विचार विमर्श किया गया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एनवायरमेंट, ये थोड़ा सा मैंने अधूरा पढ़ा उसको क्योंकि कलर चेंज हो गया था, लेकिन ये पूरी लाइन होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन इम्प्रूवमेंट, यानी कि महिलाओं को भी साथ लेके, सभी वर्ग को लेकर, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, पूरा हिंदी में अपन को समझ में आ रहा है। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करते हुए सभी समुदाय के आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेश पर केंद्रित होगा। और साथ ही इसमें सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं की भागीदारी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इसका जो आयोजन किया जाएगा, आयोजन कहाँ पर होगा? पुणे में। और पुणे आता है काय में? महाराष्ट्र में। तो पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा। यह पूरे महाराष्ट्र के अंदर विज्ञान की झांकियां लगेंगी, पूरे महाराष्ट्र में हर जगह लगेंगी। तो पूरे महाराष्ट्र में लगेंगी, तो पुणे महाराष्ट्र को अपन को थोड़ा सा याद रखना है कि पुणे में 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा, ठीक है। तस्नीम और मानसी ने BWF योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल में जीता कांस्य पदक। भारत की तस्नीम, मीर और मानसी, देखो इसमें जो नाम दिख रहा है तस्नीम, मीर और मानसी, ठीक है। तस्नीम, मीर और मानसी ने योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 में लड़कियों की एकल बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत को इस प्रकार का एक मेडल मिला है, तो ये भी हमारा एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है, हमें इसके बारे में जानकारी मिली। BWF योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल का आयोजन नीदरलैंड के हर्लेम में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? नीदरलैंड, हर्लेम में किया गया था। हालांकि नीदरलैंड की जो कहीं ना कहीं जो कैपिटल है, ठीक है, एम्स्टर्डम है। और यह पहला उदाहरण था जब भारतीय शटलरों ने इस BWF जूनियर इंटरनेशनल ग्रां प्री टूर्नामेंट में लड़कियों में एकल में दो कांस्य पदक जीते हैं। तो एकल स्पर्धा होती है, तो एकल स्पर्धा में यानी कि सिंगल खिलाड़ी उसमें होता है, उसमें दोनों ने कांस्य पदक दिलाया है हमारे भारत के लिए, तो एक अच्छी बात है। और खासतौर से बैडमिंटन के अंदर, ठीक है।
अपन को दो नाम याद रखने हैं, तस्रीम मीर और मानसी। तो सिंपल है, इनकी जो तस्रीम, इनकी जो तस्वीर है उस तस्वीर को मन से याद करना है, ठीक है। तस्रीम मानसी यानी कि तस्रीब को कैसे याद रखना है, मन से याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, अपनी आत्मा से याद रखना है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो हमारे भारत की हैं। तो अपन को याद रखना है तस्रीम मीर और जो मानसी हैं उन्होंने अभी हमें कांस्य पदक दिलाया है। और ये जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन डच जूनियर, ध्यान रहे ये जो नीदरलैंड का जो नाम है कहीं ना कहीं इसमें डच शब्द का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जो डच जो आए थे हमारे हिंदुस्तान, वो भारत नीदरलैंड के निवासी थे ऐसा बोला जाता है। तो नीदरलैंड डच बात एक ही है, और नीदरलैंड के किस हार्लेम में ये किया गया था और कांस्य पदक इन्होंने हमें दिलाया है। तो ये कहीं ना कहीं दो नाम हाईलाइट हुए हैं, तस्रीम मीर और मानसी। इनके बारे में भी कभी पेपर में पूछा जा सकता है, या इनके बारे में ये भी पूछ सकते हैं तस्रीम मीर और मानसी का संबंध जो है वो किस खेल से है, तो भी आपको उसमें बता सकते हो अगर ये फैक्ट आपने अच्छे से पढ़ा है। स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन खिताब जीता है, ठीक है। मैक्सिकन ओपन खिताब, तो मैक्सिकन शब्द लिखा हुआ है तो मैक्सिकन तो भैया मैक्सिको में ही होगा, ठीक है। और किसने जीता है, राफेल नडाल ने। राफेल नडाल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो राफेल नडाल की बात करें तो राफेल नडाल ने कौन सा, मैक्सिकन ओपन खिताब जीता है। और मैक्सिकन ओपन खिताब के बारे में अगर बात करें तो राफेल नडाल एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और मैक्सिकन यानी मैक्सिमम ये गेम जीत जाते हैं। मैक्सिकन यानी मैक्सिमम जीत जाते हैं, अधिक से अधिक जीत जाते हैं। तो राफेल नडाल है, या दूसरे शब्दों में बोले राफेल से हमें राफेल याद आ जाएगा, राफेल फाइटर प्लेन है। और राफेल फाइटर प्लेन की बोले मारक क्षमता कैसी है, तो बोले उसकी जो मारक क्षमता है ना मैक्सिमम इतनी है कि वो अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा सकता है, या मैक्सिमम एरिया को वो तबाह कर सकता है, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को वो तबाह कर सकता है। तो राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन अपने नाम किया, याद कर सकते हो। इसके अलावा अगर देखा जाए विश्व के दूसरे नंबर के स्टार टेनिस खिलाड़ी, दूसरे नंबर के राफेल नडाल ने एटीपी मैक्सिको ओपन के फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराकर इस साल का पहला खिताब जीत लिया। तो मैक्सिकन ओपन ये टेनिस का है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। बैडमिंटन गेम अलग होता है और टेनिस गेम अलग होता है, इतनी तो सबको समझ है, जो देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, यह उनका 85वां एटीपी टूर खिताब है और नडाल ने तीसरी बार एटीपी 500 का खिताब अपने नाम किया। और यह पहली बार होगा जब इसका आयोजन 2014 में किले से बदलकर हार्ड कोर्ट पर आ गया। किले कोर्ट और हार्ड कोर्ट का मतलब क्या है, देखिए पूरे साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होती हैं। कितनी होती है बेटे, 4 ग्रैंड स्लैम होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है बेटा ऑस्ट्रेलियन, दूसरी होती है फ्रेंच। बीमारी को देखते हुए ये सब कैंसिल की गई हैं, ठीक है, फ्रेंच। और एक होती है आपकी विंबलडन, विंबलटन होती है। और जो आपकी आखिरी होती है, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फ्रेंच हो गया, विंबलटन हो गया, और लास्ट वाली होती है बेटा यूएस ओपन। यूएस ओपन भी होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलटन, यूएस ओपन। अब इसमें ये जो जैसा लिखा हुआ है क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट, ये जो क्ले कोर्ट होता है ना, ये लाल मिट्टी पर खेला गया गेम होता है, लाल मिट्टी पर, सरफेस चेंज हो रहा है। क्ले कोर्ट का जो आयोजन होता है वो होता है बेटा फ्रेंच। फ्रेंच की स्पर्धा होती है फ्रांस में, जहां पर क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है, ठीक है। अब इसमें लगा हार्ड कोर्ट, तो बेटा ऑस्ट्रेलिया में और यूएस ओपन में, इन दोनों में हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है, यानी सीमेंटेड सरफेस होता है। बॉल के नीचे गिरने से उसके गिरने की स्पीड कम ज्यादा हो जाती है। ग्रास कोर्ट होता है, ग्रास कोर्ट होता है बेटा विंबलटन में, विंबलटन के अंदर ग्रास कोर्ट होता है, और यूएस ओपन में हार्ड कोर्ट है, ठीक है। यूएस ओपन है ना, यहां पर हार्ड कोर्ट रहता है, ठीक है। तो पहला और चौथा उसमें हार्ड कोर्ट है। फ्रेंच ओपन में अगर देखा जाए तो क्ले कोर्ट है, और विंबलटन ओपन में ग्रास कोर्ट है। जो मेरे को बिल्कुल अच्छे से पक्का याद रहता है, क्यों याद रहता है, मैंने इनमें एक कनेक्टिविटी रखी है जिससे मैं कभी नहीं भूलता, ठीक है। आप भी नहीं भूलोगे अगर आप कनेक्टिविटी रखोगे तो, वरना इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है।
तो पहला और तीसरा हार्ड कोर्ट है, पहला और तीसरा कैसा होगा, हार्ड कोर्ट होगा, बस इतना याद रख सकते हो। दूसरा होता है फ्रेंच, और फ्रेंच में क्ले कोर्ट का यानी लाल मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंच से अपन को फ्रेंड याद आ जाएगा, तो क्ले कोर्ट का मतलब किले से याद कर लो कि जो हमारे फ्रेंड होंगे, जो हमारे दोस्त होंगे, हम उनके साथ में किले पर घूमने जाएंगे। तो फ्रेंच ओपन हो गया आपका किले कोर्ट। और विंबलटन है ग्रास कोर्ट, ग्रास यानी घास का सरफेस रहेगा। तो विंबलटन से डंबल याद कर लो कि एक दोस्त है वो डंबल से एक्सरसाइज कर रहा है और नीचे काय पे पटक रहा है डंबल्स को कहाँ पटक रहा है, ग्रास पर, घास पे पटक रहा है, घास का मैदान है उसमें डंबल्स वगैरह से वो एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक है, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह खुल्लर का निधन हो गया। तो भैया बलवीर सिंह खुल्लर का निधन हो गया। अब खुल्लर कौन थे, हॉकी खिलाड़ी थे। तो सोचे हम एक प्लास्टिक की छोटी सी एक बच्चों के लिए एक हॉकी खरीद रहे थे और मात्र 10 रुपए में वो हॉकी मिल रही थी। तो दुकानदार ने बोला हॉकी नहीं मिल पाएगी, आप पहले खुले पैसे लेके आओ। क्योंकि हम उसे 100 रुपए दे रहे थे और वो जो हॉकी थी वो 10 रुपए में आ रही थी। तो उसने क्या बोला खुले पैसे लेके आओ। तो खुल्लर, ठीक है, बलवीर सिंह खुल्लर का निधन हो गया। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह खुल्लर का निधन हुआ। 1968 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे और उनका जन्म पंजाब में जालंधर जिले के संसारपुर गांव में हुआ था और उन्होंने अपना पहला मुकाबला 1963 में फ्रांस के लियोन से खेला था। साथ ही वह 1966 में बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 1968 में मेक्सिको में हुए ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय टीम के एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं और उनका नाम क्या है, बलवीर सिंह खुल्लर। तो क्वेश्चन क्या बना देगा पेपर के अंदर कि बलवीर सिंह खुल्लर का अभी हाल ही में निधन हुआ है, कि बलवीर सिंह खुल्लर का संबंध किस खेल से है, या वे कौन थे, वे एक हॉकी खिलाड़ी थे, वे एक राजनेता थे, वे एक अभिनेता थे, या मतलब इस तरीके से उनकी फील्ड भी पूछी जा सकती है। और बलवीर सिंह खुल्लर हैं, सिंह लिखा हुआ है, पंजाबी है तो पंजाब में उनका जन्म हुआ है जालंधर जिले के संसारपुर में, क्योंकि अब उन्हें पूरा संसार जानता है। ठीक है, यहां तक का अच्छे से याद रख लेंगे। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया है। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर, और खासतौर से एमपी का फैक्ट है तो बिल्कुल याद कर सकते हो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया है। और ये जो मिर्ची महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजन किया गया, खरगोन में। वैसे देखा जाए तो मिर्च अनुसंधान केंद्र जो है वो बड़वानी में है, ठीक है, लेकिन मिर्च का जो उत्पादन को देखते हुए या मिर्च का एक उन्होंने महोत्सव रखा है, वो कहाँ पर रखा है, खरगोन। देखो खरगोन को याद रखेंगे, खरगोन को अपन याद रखेंगे, घरगोन बोले हम घर के लिए जा रहे हैं, और घर के लिए अब जा रहे हैं तो अपने साथ में बेटा क्या ले जा रहे हैं, अपने साथ में मिर्च ले जा रहे हैं। ठीक है, मसाले के लिए मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। घरगोन घर के लिए जा रहे हैं और घर के लिए अपने साथ में क्या ले जा रहे हैं, बोले मिर्च ले जा रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के कसरावद में, ठीक है, खरगोन जिले के कसरावद में एक अनूठे मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया। और मिर्ची महोत्सव राज्य के कारोबारियों, निवेशकों और निर्यातकों के लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर होता है। साथ ही इससे किसानों की आय दुगना करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। और मध्य प्रदेश राज्य के निमाड़ और मालवा क्षेत्र में, निमाड़ एंड मालवाज रीजन मिर्च के सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र में इन इलाकों की लाल मिर्च को चीन, पाकिस्तान, मलेशिया और सऊदी अरब को भी निर्यात किया जाता है। तो ये निमाड़, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ खंडवा खरगोन को बोलते हैं। और ये मालवा का पठार है, मालवा प्लेटू है, जो हमारे एमपी के लेफ्ट साइड में यानी पश्चिमी हिस्से में आता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, अभी हाल ही में एक मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो ये जो मिर्च महोत्सव का जो आयोजन किया गया, ये आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इसका आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इसका आयोजन किया गया था। तो खरगोन जिले के कसरावद में मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा फैक्ट है, आप याद कर सकते हो। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में कोटा में सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने
ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया और यह अभियान गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधित सहायता प्रदान करने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए शुरू किया गया है। तो अभी अपन ऐसे याद रखेंगे, सुपोषित माँ अभियान कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की गई है राजस्थान के अंदर और कोटा राजस्थान में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका कहीं ना कहीं उद्घाटन किया है इस योजना का, तो अपन याद कर सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपन याद रख सकते हैं क्योंकि उनका ही क्षेत्र है और वहाँ पर गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता करने के लिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। रेलवे ने एक पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है। देखो, एक चलता फिरता रेस्टोरेंट है। रेलवे ने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स यानी रेस्तरां का शुभारंभ किया। भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल को याद रखना पड़ेगा क्योंकि शुभारंभ तो किया है, पर शुभारंभ किया कहां पर है? पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अपनी पहली चलती फिरती खानपान सेवा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है और यह इस रेस्तरां को लाभ यात्रियों सहित आम नागरिक भी उठा पाएंगे और इस रेस्तरां को परिचालन से बाहर हो चुके 2 मेमू कोचों का नवीनीकरण करके विकसित किया गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी हाल ही में एक पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स यानी चलता फिरता एक रेस्टोरेंट जो रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है, तो वहाँ कहाँ पर किया गया बेटा? पश्चिम बंगाल में किया गया है और पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट। ठीक है, आसनसोल है पश्चिम बंगाल का आसनसोल। और आसनसोल से क्या मतलब है कि रेस्टोरेंट के जो लोग हैं या रेस्टोरेंट में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, आसनसोल में आसानी से वो अपने भोजन को बेच सकते हैं। पर एरिया कौन सा होगा बेटा? पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल को अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि पश्चिम का मतलब ये है कि ये जो रेल जा रही है, रेस्टोरेंट जा रहा है, तो इसके पीछे पीछे लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से इसकी बिक्री कर रहे हैं, बड़ी आसानी से उनको भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल के अंदर अभी हाल ही में एक चलते फिरते रेस्टोरेंट की स्थापना की गई है। शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है भैया हमारे यहाँ। शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो शून्य भेदभाव दिवस क्या है? शून्य भेदभाव दिवस जो है हर साल 1 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस साल यूएनएड्स ने उन सभी भेदभावों को चुनौती दे रहा है जिन्हें महिलाओं व लड़कियों को सहना पड़ता है। साथ ही उनके लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने व सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासों के तहत जागरूकता के प्रसार और संसाधन जुटाने पर जोर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अपन याद रखेंगे शून्य भेदभाव दिवस, और शून्य भेदभाव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है बेटा? 1 मार्च को मनाया जाता है। और 1 मार्च का देखो लॉजिक बता देता हूँ जिससे तुम्हें 1 मार्च हमेशा याद हो जाएगा। 1 मार्च कभी नहीं भूलोगे। 1 मार्च से शून्य भेदभाव का मतलब ये है कि शून्य भेदभाव कर देते हैं। कब से? 1 मार्च से, क्योंकि 1 मार्च से बच्चों के पेपर की तारीख आ जाती है तो टीचर जो होते हैं सारे बच्चों से भेदभाव करना बंद कर देते हैं। कब से? 1 मार्च से कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे बच्चे ईमानदारी से पढ़ें और अच्छे नंबर लेके आएँ। इसलिए शून्य भेदभाव यानी वो किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ना किसी कोई से अच्छा बोलते हैं ना किसी से बुरा बोलते हैं, क्योंकि भेदभाव नहीं करते हैं। साल भर भेदभाव कर सकते हैं लेकिन 1 मार्च से बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि 1 मार्च जो है वहाँ से पेपर की शुरुआत होती है और पेपर में कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। अगर कोई गलत तरीके से पेपर दे रहा है तो उसको बाहर कर देते हैं, ईमानदारी से दे रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं तारीफ कर देते हैं। यानी शून्य भेदभाव अपन अपने तरीके से 1 मार्च को याद रखेंगे। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू में पेंशन अदालत का उद्घाटन किया। एक पेंशन अदालत है उसका उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह ने। कहां पर? जम्मू में। ठीक है, पीएम कार्यालय तथा कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में पेंशन अदालत और राष्ट्रीय पेंशन योजना
नेशनल पेंशन सिस्टम के जागरूकता और शिकायत निवारण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल और प्रशासक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इनका नाम तो मैं वैसे भी पता है। कहने का मतलब अभी हाल ही में जम्मू में पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो पीएम कार्यालय और कार्मिक शिकायत पेंशन मामलों के जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम क्या है? जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र से जम्मू के बहुत सारे बुजुर्ग हैं। जितेंद्र यानी जीते हैं, काय से जीते हैं? पेंशन से जीते हैं। तो जम्मू के बुजुर्ग पेंशन से जीते हैं, तो थोड़ा सा याद रख लेंगे कि जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में इसका शुरुआत किया है। त्रिपुरा सरकार ने AAI के साथ उपकरण केंद्र शुरू करने के MOA पर किए हस्ताक्षर। ठीक है, किसने? त्रिपुरा सरकार ने। ठीक है, पढ़ लेते हैं अपन सबसे पहले कि भैया त्रिपुरा सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य में धलाई जिले में, ठीक है, धलाई जिला है, धलाई जिले में मनु ब्लॉक में उपकरणों को रखने के लिए 6 केंद्रों का निर्माण करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं बेटा वो कौन है? अरविंद सिंह। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। तो भैया त्रिपुरा सरकार और भारतीय विमानपत्तन के बीच में एक समझौता हुआ है, बस इस समझौते को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और त्रिपुरा का मतलब इस समझौते में बोला है कि तेरा पूरा सामान, त्रिपुरा यानी कि तेरा पूरा सामान जो प्लेन में इस्तेमाल होता है वो पूरा सामान हमारे यहाँ धुलाई के लिए भेज देना, हम धुलवा देंगे। तेरा पूरा सामान हमें धुलाई के लिए भेज देना, तेरा पूरा सामान की हम धुलाई कर देंगे, अच्छे से धुलाई करेंगे, पूरी धुलाई कर देंगे। तो एरोप्लेन को धुलाई के लिए दे देना, हम बड़ी अच्छे से धुलाई कर देंगे। ठीक है, तो तेरा पूरा प्लेन को हम धुलाई कर देंगे। तो कहना का मतलब यह है कि त्रिपुरा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से एक समझौता किया है और राज्य ने धलाई जिले में मनु ब्लॉक में उपकरणों को रखने के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, बहुत महंगे उपकरण होते हैं, 6 केंद्रों का निर्माण करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि 6 केंद्र स्थापित किए जाएंगे और उसके उपकरण बड़े सुरक्षित तरीके से रखे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपन इसको भी याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला फैक्ट है वायुसेना और पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय ने उत्कृष्टता की पीठ स्थापित करने के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखो, भारतीय वायुसेना और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की बात चल रही है। एक तो हो गया भारतीय वायुसेना, दूसरा सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। ठीक है, ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता पीठ की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना की इस अनूठी पहल के तहत रक्षा और राजनीतिक अध्ययन विभाग की उत्कृष्टता की पीठ स्थापित करने की योजना बनाई गई और वायुसेना के दिग्गज मार्शल को श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा MIAF के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना ने, ठीक है, भारतीय वायुसेना ने इस पीठ मार्शल को श्रद्धांजलि अर्पित करने MIAF के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना ने इस पीठ को मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस का नाम दिया है। कहने का मतलब यह है, सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय ने एक उत्कृष्टता पीठ की स्थापना की है। भारतीय वायुसेना ने इस पीठ को मार्शल ऑफ द एयर फोर्स यानी अर्जन सिंह को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अर्जन सिंह। ठीक है, अगर हो सकता है कभी इसका नाम पूछ ले, किसको क्या नाम देने का प्रयास किया एयरफोर्स के द्वारा? अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस नाम देने का उन्होंने कहीं ना कहीं नाम दिया गया है वायुसेना के द्वारा, अर्जन सिंह। तो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से वायुसेना को कुछ अर्जन हो रहा है, कुछ अर्जित हो रहे हैं, अर्जित किया जा रहा है। वायुसेना से अर्जित कर लें या वायुसेना से ये अर्जित कर लें, तो थोड़ा सा अर्जन सिंह शब्द को थोड़ा सा याद रख लेना है, जो किससे संबंधित है? वायुसेना से संबंधित है। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। पुणे में आयोजित कार्यशाला में विस्फोटक का पता लगाने के लिए एक डिवाइस है, कौन सी? राल्डेर एक्स। ठीक है, राल्डेर एक्स है और कहां पर लॉन्च की गई है बेटा? पुणे में। तो पुणे में आयोजित कार्यशाला में विस्फोटक का पता लगाने के लिए एक डिवाइस है और उसको राल्डेर एक्स नाम दिया गया है। और वैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो RDX होता है, राल्डेर
एक्स में आर डी एक्स का पता लगाएगा जी, है ना। तो रालडेर एक्स यानी आर डी एक्स अपन बोलते हैं। तो रालडेर एक्स एक डिवाइस है जो पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र के पुणे में विस्फोटक डिटेक्शन नेशनल वर्कशॉप ऑफ एक्सप्लोसिव डिटेक्शन 2020 पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन पुणे हाई मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL के द्वारा किया गया है। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जो है वो कौन है? सतीश रेड्डी हैं। ये तो आपको पता है DRDO का, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास जिसको अपन बोलते हैं DRDO, ठीक है। सतीश रेड्डी और मुख्यालय कहाँ पर है बेटा? दिल्ली में। तो अगर क्वेश्चन बना देगा पेपर के अंदर, तो पेपर में क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि अभी हाल ही में एक विस्फोटक का पता लगाने के लिए रालडेर एक्स की खोज की गई है या उसको लॉन्च किया गया है, एक डिवाइस है। तो ये डिवाइस किसने तैयार किया है? तो ये डिवाइस तैयार हुआ है कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे को अपन को अच्छे से याद रखना है क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे में विस्फोटक डिटेक्शन का अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है उसे, ठीक है। भारत में शुरू हुआ नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का प्रबंधन प्रशिक्षण, ठीक है। देखो नेपाल के, कहां के? नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का प्रबंधन हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है। तो लिखा है बेटा इसमें राजस्थान में जोधपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो देखो जोधपुर है, जयपुर नहीं है, ये जरूर याद रखना। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हो गया, शुभारंभ हो गया, हालांकि शुभारंभ है वो। पहले बैच में 30 न्यायिक अधिकारियों को मुकदमा प्रबंधन और न्यायालय प्रबंधन पर प्रशिक्षण किया जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली या KP ओली, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है जो तो पता ही होगा, और नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा जो है वो नेपाली रुपया है। कहने का मतलब अभी हाल ही में नेपाल के न्याय अधिकारियों का प्रबंधन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये प्रशिक्षण जो है ये कहाँ पर दिया जाएगा? ये प्रशिक्षण दिया जाएगा बेटा राजस्थान के जोधपुर में। जो मुझे फैक्ट इम्पोर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि ये फैक्ट ऐसा है कि राजस्थान से संबंधित है, ये दिल्ली से संबंध नहीं है ना। वैसे दिल्ली में होना चाहिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। ये कहाँ पर है? राजस्थान के जोधपुर में एक प्रशिक्षण दिया जाएगा क्योंकि लिखा है भारत में शुरू हुआ नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का प्रबंधन प्रशिक्षण। तो एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है उनको, एक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर किया गया बेटा? राजस्थान के जोधपुर में उसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक का आप अच्छे से याद रखेंगे, राजस्थान को जरूर याद रखेंगे। और न्यायिक अधिकारियों का प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम एक अलग जगह है, पूछी जा सकती है वो पेपर में। ऑप्शन में पहला तो वो दिल्ली देगा हमें कंफ्यूज करने के लिए। अगला फैक्ट है मोइनुद्दीन, क्या लिखा हुआ है? मोइनुद्दीन यासीन बने मलेशिया के प्रधानमंत्री। एक देश है बेटा मलेशिया, ठीक है। जब किसी देश का कोई नया प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है या उसका देहांत होता है या हमारे भारत आता है तो वहां से भी हमें क्वेश्चन मिल जाता है। तो मोइनुद्दीन यासीन बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। मलेशिया के पूर्व गृह मंत्री मोइनुद्दीन यासीन को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और उन्हें इस पद पर लगभग 94 वर्षीय महातिर मोहम्मद के इस्तीफे के बाद चुना गया। ये महातिर मोहम्मद बहुत अच्छा नाम था यार, हमने बहुत अच्छे से इसको याद किया था, लेकिन अब इसकी जगह 2018 के आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री पद पर थे। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई रिंगित, इसकी जो करेंसी है रिंगित, और उसकी जो राजधानी है कुआलालंपुर है, ठीक है। तो अपन को याद रखना है मोइनुद्दीन यासीन, क्या नाम लिखा हुआ है? मोइनुद्दीन यासीन। मोइनुद्दीन से याद करो मलेशिया। मलेशिया से याद रखो कि सोचे प्रधानमंत्री आए हैं, वो प्रधानमंत्री को सब लोग माला पहना रहे हैं, क्योंकि जो मलेशिया है, मलेशिया को अपने अपने शब्दों में याद करें। मलेशिया यानी कि मालासिया, ठीक है, ऐसे शब्द बनाएंगे। तो मालासिया में से हमने माला निकाला तो सबको माला दे रहे हैं। तो एक लड़का है बड़ा जिद्दी है, सबको माला मिल गई, बस उसको माला नहीं मिल पाई कि वो प्रधानमंत्री को पहना सके। तो वो क्या कहता है? मोइनुद्दीन यासीन। मोइनुद्दीन यानी कि मोइनुद्दीन, ठीक है, मोइनुद्दीन, है ना।
तो सबको दे दी लेकिन मोइनुद्दीन, और मोइनुद्दीन से मोदी भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोइनुद्दीन यासीन, यासीन जो है मोइनुद्दीन को माला पहना रहे, या सबको माला दे दी मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन सबको माला दी, तो मोइनुद्दीन यासीन जो है वो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमने थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी रखी है जिससे हमें वो प्रधानमंत्री का नाम आसानी से याद हो सके। दूसरा, मलेशिया की जो राजधानी है वो क्या है बेटे, कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर है मलेशिया की राजधानी, और मलेशिया की जो मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जाने माने कोच जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हो गया। तो एक कोच थे जाने माने जोगिंदर सिंह सैनी, ठीक है, और इनका निधन हो गया। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हो गया। उन्हें 1970 में तत्कालीन एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कोच भी बनाया गया था, और 1997 में भारतीय एथलेटिक्स में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, एक बहुत अच्छा फैक्ट है, मेरे हिसाब से आप याद कर सकते हो कि अभी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जाने माने कोच जोगिंदर सिंह थे, जो एथलेटिक्स कोच थे एक, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो जोगिंदर सिंह सैनी का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कौन थे, एक एथलेटिक्स कोच थे, हॉकी के कोच थे, फुटबॉल के कोच थे, क्रिकेट के कोच थे। तो हम बता सकते हैं एक एथलेटिक्स कोच थे, और एथलेटिक्स के लिए ये ट्रेनिंग देते थे, जिनका नाम था जोगिंदर सिंह सैनी। क्या नाम था, जोगिंदर सिंह सैनी। जो कोई फेमस व्यक्ति होता है उसका अगर निधन हो जाता है तो उसके बारे में उससे जुड़े हुए भी क्वेश्चन पेपर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, डीवी ने, देखो एडीबी है वो, ठीक है, वो क्या है, एडीबी है। एडीबी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपने सदस्य देशों को 4 मिलियन यूएसडी की मंजूरी दी है कि 4 मिलियन की मदद मिले। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ने नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए एशिया और पैसिफिक क्षेत्र के विकासशील देशों की मदद के लिए कुल 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 29 करोड़ की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। तो सीधी सी बात है, कितनी राशि है बेटा, 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि है। वैसे ADB, ठीक है, ADB, इसमें एक सी और आना चाहिए जिससे 4 हो जाते। तो कुल मिला के ये 3 है, एक कदम और बढ़ जाओ तो कितने हो जाएंगे बेटा, 4। तो 4 मिलियन को अपन को याद रखना है कि 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि, या 29 करोड़ याद रखो तो 29 करोड़ याद कर लेना, 29 करोड़ की सहायता राशि प्रदान करने की एक उन्होंने मंजूरी प्रदान की है। दूसरा, और एडीबी के अध्यक्ष जो है मात्सुगु असकावा, असकावा से याद करो, असकावा यानी ऐसा क्या हुआ, असकावा यानी एक व्यक्ति बोला, वो न्यूज नहीं देखता है, तो असकावा यानी ऐसा क्या हुआ होगा ना, ऐसा क्या हुआ यार, वो हमें क्यों नहीं दे रहा, मतलब ऐसा क्या हुआ, ऐसा असकावा, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो हमें इतनी राशि दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से या कोविड-19 से कहीं ना कहीं निपटने के लिए एशिया और पैसिफिक क्षेत्र के विकासशील देशों के लिए ये अमाउंट या राशि प्रदान की जाएगी। और एडीबी का जो गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966, इसमें ध्यान रखना, इसमें 67 कंट्री आती हैं, ठीक है, कितने देश आते हैं बेटा, 67 देश इसमें शामिल हैं। और 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। एडीबी का जो मुख्यालय बेटा कहाँ पर है, मनीला, ये फिलीपींस की कैपिटल है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक, देखो कितने अच्छे से हमें मुख्यालय याद होता है, एशियाई विकास बैंक, बोले एसीआई, एसी आ गई, विकास हो गया काहेगा, बैंक का, अब बैंक का विकास हो गया है, एसी आ गई है, तो एशियाई विकास बैंक, एसी आ गई, विकास हो गया बैंक का, तो वो कह रहा है मनीला, है ना। एक व्यक्ति फालतू सोफे बैठ के हवा खा रहा है तो उसका दोस्त बोला पहले मनीला, एसी आ गई है, विकास हो गया बैंक का। तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मनीला में है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन आ गए आपके सामने जो अभी तक अपन पढ़े जा रहे थे। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ये जो करंट अफेयर्स का सेशन हमने रखा है तो थोड़ा सा आपका फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हम वीडियो देख के निकल लेते हैं, बस हमारा एक फ़र्ज और बनता है कि यार लाइक मार दो कि भाई सर और भी कुछ वीडियोस अपन को प्रोवाइड कराते जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये वीडियो बनाई है तो इसी में से सब कुछ आ जाएगा,
हो सकता है कब कौन सी वीडियो में से, कब कौन से मटेरियल में से क्वेश्चन बन जाए, कोई चीज़ निश्चित नहीं रहती है, पर हमारी कोशिश रहती है कि हम अधिकतर ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करें, ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें जो अधिकतर पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका फीडबैक जरूर मिलता रहे, थोड़ा सा आप जरूर लाइक वगैरह जरूर कर दिया करो, जिससे हमें लगे कि हाँ यार स्टूडेंट्स को थोड़ा अच्छा लग रहा है और अपन को और भी वीडियोज़ को अपलोड करना चाहिए, स्टूडेंट्स को उसकी डिमांड है। ठीक है, थोड़ा सा इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, आपका कुछ नहीं लगेगा, लाइक करने में आपके पैसे नहीं लगते हैं, शेयर करने में आपके पैसे नहीं लगते हैं, आपके पैसे तो केवल देखने में लगते हैं। ठीक है, तो यार देख तो रहे ही हो, डाटा तो खर्च हो रहा है, तो लाइक मार दो या शेयर कर दो यार, तो थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, हमें लगेगा कि हमारी जो मेहनत है वो सही जा रही है। ठीक है, देखें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि अतुल भारत की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है। तो भैया कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है, पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3 या 4। तो ये 4 ऑप्शन आ गए हैं कि 1 भाषा है, कि 2 भाषा हैं, कि 3 है, कि 4 हैं। जैसा कि आप देख रहे हो तो आपको पता है कि 3 भाषाएं हैं। अतुल भारत की वेबसाइट को लॉन्च किया 3 भाषाओं में, और उसको हमने किससे याद करा था, चाय से। चाय से याद करा था, तो एक नाम मिला हमें चीनी, एक नाम मिला हमें अरबी, और एक नाम मिल गया अपन को स्पेनिश। कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, पर याद होना जरूरी है। तो स्पेनिश हमने याद कर लिया था। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा, तो आपका इसका जो आंसर होगा बेटा क्या होगा, 3 आंसर होगा, और तीनों भाषाएं आपको याद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ई विधानसभा प्रक्रिया को शुरू किया है। तो ई विधानसभा को प्रक्रिया को शुरू करने वाला बेटा राज्य कौन सा है, बोले महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो बात आ रही थी अरुणाचल, अपन देख के आए यार विधानसभा में कैसे काम चल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा बेटे क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है, कि अरुणाचल प्रदेश में अभी ई विधानसभा शुरू की गई है। अभी हाल ही में अमित शाह ने रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया। ये जो रीजनल हब है एक एनएसजी कमांडो के लिए है, जो अभी अपन ने पढ़ा था। देखो जो पढ़ा है वो तो ध्यान रखना पड़ेगा। एनएसजी कमांडो के लिए एक रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया है। तो एनएसजी कमांडो के बारे में अगर देखा जाए, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हाल एनएसजी कमांडो को कॉल करता है। तो दिल्ली है, भोपाल है, महाराष्ट्र है। आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटे, आपका आंसर आएगा कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ 40 मिलियन यूएसडी के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, खासतौर से रडार तकनीक को लेके। अमेरिका है, ब्रिटेन है, आर्मेनिया है या रूस है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा देश होगा, अमेरिका, ब्रिटेन, आर्मेनिया। तो हमने याद करा आर्मेनिया, आर्मेनिया की कैपिटल मैंने बताई थी येरेवान। तो भारत ने किस देश के साथ 40 बिलियन यूएसडी के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, आर्मेनिया के साथ, जैसा कि अभी अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं, आर्मेनिया। ठीक है, अगला फैक्ट है, हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय के खेल संपन्न हुए। इन खेलों में कौन विजेता रहा है। तो इन खेलों में विजेता रहने वाली जो टीम है उसके बारे में पूछा गया है। तो पहली टीम है भैया सेना, दूसरी है रेलवे, तीसरी है चंडीगढ़, चौथी है गुजरात। तो हाल ही में उड़ीसा भुवनेश्वर में खेलो इंडिया में सबसे ज्यादा जो पदक जीते थे वो जीते थे किसने, चंडीगढ़ ने। तो आपका जो आंसर होगा बेटे वो क्या होगा, चंडीगढ़। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर करंट अफेयर्स के, तो हम आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, चंडीगढ़ होगा। ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, तो विश्व वन्यजीव से मैंने आपको बताया था जो जीव जंतु होते हैं उनके 4 पैर होते हैं। 4 में से 1 घटा दो, 3 बचेंगे। तो 3 डेट हो जाएगी और 3 से मार्च याद आ जाएगा, तो 3 मार्च है। ठीक है, 3 मार्च को ये वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व हियरिंग दिवस है। तो मैंने आपको बताया कि भैया अच्छे से सुना करो, हियरिंग क्या करो, सुना करो अच्छे से, कि हमें जीव जंतुओं के बारे में कि भाई हमें उन्हें उनकी सुरक्षा करना चाहिए। तो हियरिंग करना जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। तो हियरिंग भी 3 मार्च की है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, वैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को,
तो बेटा देहरादून है कि ऋषिकेश है कि हरिद्वार है कि दिल्ली है। तो मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब रामदेव बाबा योग कराते हैं तो उनके जो केस हैं, उनके जो बाल हैं वो ऋषि की जैसे केस दिखते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा बेटे वो होगा ऋषिकेश। सेकंड नंबर का हमारा आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जो आयोजन किया गया था वो ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया था और 1 मार्च से 7 मार्च तक हर साल इसका आयोजन किया जाता है। तो जब हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें एक फैक्ट में से कहीं ना कहीं 2, 3, 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, पर थोड़ा सा डिटेल पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश स्थित किस अभ्यारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया? कीन घड़ियाल अभ्यारण्य है, सोनचरैया अभ्यारण्य है, नौरादेही अभ्यारण्य है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। तो इसके बारे में पूछा गया है, ये कौन से अभ्यारण्य है? तो वही 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसमें आपको पता है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की हम बात करें तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। 2021 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी भारत करेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2021 में 108वीं विज्ञान कांग्रेस है, और विज्ञान की कांग्रेस होगी पूरे महाराष्ट्र में होगी, और इसमें कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ में महिलाओं की भी भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं किसी से कोई भी भेदभाव ना रहे और एक अच्छा मैसेज पहुंचे, मतलब विज्ञान को पूरे महाराष्ट्र। तो पुणे किस में आता है? महाराष्ट्र में। तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा महाराष्ट्र। एटीपी मैक्सिको ओपन फाइनल में टेलर फ्रिज को हराकर किस खिलाड़ी ने जीत हासिल की है? तो मैक्सिकन ओपन था, मैक्सिको लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है, मैक्सिकन ओपन है। राफेल नडाल है पहला ऑप्शन, दूसरा है नोवाक जोकोविच, तीसरा है रोजर फेडरर, चौथा है महेश भूपति। तो भैया राफेल नडाल यानी कि राफेल से याद करा था कि राफेल जो होगा वो राफेल ज़्यादातर मैक्सिको में मैक्सिमम एरिया को कवर करेगा जब हमला करेगा। तो मैक्सिको ओपन के फाइनल में टेलर फ्रिज को किसने हराया बेटे? राफेल नडाल। ठीक है, हाल ही में बलवीर सिंह खुल्लर का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो हमें पता है बलवीर सिंह खुल्लर है, खुले पैसे मांग रहा था क्योंकि हम 10 रुपए की हॉकी खरीद रहे थे, हमारे पास 100 रुपए थे और उसने पहला खुले पैसे लेके आओ। तो बलवीर सिंह खुल्लर जो हैं वो किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में एक अनूठे मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया? एक अनूठे मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया है। बोले 4 ऑप्शन है, भोपाल में, बड़वानी में, खंडवा में, खरगोन में। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो होगा खरगोन, क्योंकि खरगोन जिले में, बड़वानी में तो मिर्च अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो खरगोन के अंदर। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया में अपनी पहली चलती फिरती खान पान सेवा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है, और असम, पश्चिम बंगाल, गोवा या महाराष्ट्र जो है, इन चारों में से कौन सा राज्य जहां पर ये शुरुआत की गई है? तो असम है कि पश्चिम बंगाल है कि गोवा है कि महाराष्ट्र है? तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा बेटे पश्चिम बंगाल, क्योंकि पीछे पीछे बहुत सारे लोग उस रेल के पीछे जा रहे हैं क्योंकि उनको रेस्टोरेंट मिला है, चलता फिरता उसमें खाना मिल रहा है। पश्चिम बंगाल हमारा आंसर होगा। शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाएगा, तो कब मनाया जाएगा? इसका भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि स्टूडेंट से भेदभाव करें, चलो ठीक है, लेकिन 1 मार्च से बिल्कुल भेदभाव खत्म हो जाएगा, सारे स्टूडेंट बराबर हो जाएंगे क्योंकि एग्जाम हो रहे होंगे, और एग्जाम के रिटर्न्स के बाद, मतलब एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसी से पता चलेगा कौन कैसा है। तो शून्य भेदभाव करना बंद कर देते हैं टीचर, कब से? 1 मार्च से। तो 1 मार्च जो है वो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो भाई ये जो कहीं ना कहीं आज का जो सेशन कंप्लीट होता है, और इस सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसा कि सामने आपके एक इमेज दिख रही है, और इमेज में जीके प्लस करंट अफेयर्स स्पेशल क्लासेस हैं मेरे द्वारा। ठीक है, और ये नंबर है मेरा 9993272846। संपूर्ण विषय की तैयारी करा रहे हैं हम, एक कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इतिहास, संविधान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, ऑल सब्जेक्ट हैं, खासतौर से जीएस के। और इन सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए लगभग वैसे हमारा जो ऑफलाइन बैच रहता है उसमें लगभग 1 साल का समय लग जाता है, 1 साल का हमारा मिनिमम सिलेबस रहता ही है।
लेकिन अभी हमने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू कर दिए हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि वैसे हमारा 1 आवर्स का बैच रहता है, 1 घंटे की क्लास रहती है, लेकिन अब हम कहीं ना कहीं उसको 1.5 घंटे पर ले आए हैं। और ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में ज़्यादातर चीज़ें जल्दी कवर हो जाती हैं क्योंकि 1.5 घंटा है, 30 मिनट ज़्यादा भी मिल रहा है आप लोगों को। तो जैसा अगर कोई इच्छुक हो और उसको पूरा सिलेबस करना हो, अच्छे से ऑल सब्जेक्ट पढ़ना हो, तो वो हमारे कहीं ना कहीं चैनल को देख ले, और चैनल में काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। दूसरा हमारा एक एप्लीकेशन है, लर्निंग ऐप है हमारा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जुनून एजुकेशन पॉइंट के नाम से। जैसा कि नीचे ये लिखा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल ऑन अवर लर्निंग ऐप जुनून एजुकेशन पॉइंट। इसमें आप कुछ सब्जेक्ट की वीडियोस देख सकते हैं कि भाई एमपी पढ़ा रहे हैं तो एमपी के कुछ डेमो एमपी दिखेगी, तो उसमें कुछ वीडियोस पड़ी होंगी, 5 वीडियोस। और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री की पड़ी होंगी, वो उसमें हम नोट्स से पढ़ाते हैं जो भी है, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को देखें। बाकी का आपको जितना अच्छा समझ में आया हो आप देख लें अपने तरीके से, और कहीं ना कहीं मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, क्योंकि हर बार हमें ये बोलना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं, हम जब वीडियो देखते हैं 2-4 दिन में तो ये देखते हैं कि हमें कितने लाइक मिले हैं, कितने व्यूअर्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स से, लाइक से हमें लगता है कि नहीं यार और वीडियोस हमें अपलोड करना चाहिए, तो आपका फीडबैक भी हमें थोड़ा थोड़ा मिलता रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहें। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है कि जितना अपन पढ़ते जाएंगे उतना अपन उसको कवर करते जाएंगे। और बाकी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।